स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि मून शॉट वर्सेस जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आइए समझते हैं। तो मून शॉट का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो चीज़ दूर का है, मतलब जिसपे आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और शायद वो 50-60 साल में उसका कुछ बेनिफिट आए। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे को आज, जो कि हम लोग मून शॉट पे रिस्क ले रहे हैं? हिसाब ये समझिए कि हमारा जो टाइम है, यानी प्लैनेट के पास जो टाइम बचा हुआ है जिसके बाद वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा, यानी कि उसके बाद ठीक करना लगभग नामुमकिन होगा, वो टाइम जो है बहुत नज़दीक आ जा रहा है। यानी कि हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना है। और इसमें ये समझिए कि हम लोग काम अभी करना, मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनडिसीजन में था, यानी कि अरे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ होगा। लेकिन अब सबको मतलब धीरे-धीरे नहीं भैया फ़र्क पड़ता है, जब फसल का फसल स्वाहा होने लगता है और जब वेदर अनरिलायबल हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब टॉर्नेडो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने लगते हैं, साइक्लोन ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंसिटी के आने लगते हैं, तो एक-एक करके लोग को लगने लगता है नहीं भाई मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। तो हिसाब वही समझिए कि हमें इसे फिक्स करना है और जल्दी ही करना है। तो हमारे पास अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 2022 के आसपास में, कोई भी परफेक्ट टूल नहीं कि ये टूल अगर पूरा दुनिया इस्तेमाल करे काम खत्म, ऐसा कोई भी टूल नहीं है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है। तो काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मून शॉट पे कि जो एक औजार हो जो सारे समस्या का समाधान कर दे, जिसे हम लोग मतलब शुद्ध भाषा में कहें रामबाण जिसे कहते हैं। तो रामबाण मतलब समझिए खोज रहे हैं और यहाँ पे एक डिसीजन लेने वाली बात आ जाती है, क्योंकि पैसा दोनों में लगेगा और पैसा किसी के पास इन्फिनिट नहीं है, ना सरकार के पास है ना आपके पास है। और समय तो मतलब एकदम सीरियस वाली बात है, टाइम और एफर्ट दोनों चीज़ खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी 2 ही 3 बार ट्राई करता है। जैसे स्पेन में कई बार जहाँ पे लोग सोलर लगाए थे, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो बर्बाद हो गए सोलर के चलते। तो समझना ज़रूरी है। अब उनको कोई बोले कि दोबारा कुछ ट्राई करो, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा बचा होगा, ना टाइम बचा होगा, ना एफर्ट रहेगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि समस्या बहुत गंभीर है। दोनों के बीच में चुनना बहुत मतलब सीरियस काम है, हलवा के तौर पे नहीं किया जा सकता। या तो रामबाण के पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, या जो है उसी से काम चलाएँ। तो हमारे पास क्या-क्या है जिस पे भरोसा किया जा सकता है? हमारे पास है सोलर। सोलर मतलब जनरली काफ़ी जगह पे काफ़ी अच्छे से काम करता है। हर जगह नहीं करता, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हर जगह सोलर नहीं काम करता। इक्वेटोरियल बैंड के आस-पास वाली जगह में बम-बम काम करता है, यानी कि इंडिया में बम-बम करता है, ऑस्ट्रेलिया में बम-बम करता है। लेकिन अगर जैसे वो ऊपर मतलब पोल्स की तरफ जाने लगे, दोनों साइड में साउथ पोल के पास जाने लगेंगे और नॉर्थ पोल की तरफ जाने लगेंगे, आप पाएँगे कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है। काम ज़रूर करता है, लेकिन उतना बम-बम नहीं होता जितना वो आपको इंडिया में मिलेगा। वही पैनल जो इंडिया में आपको बम बम बिजली देगा, वही अगर कनाडा में लगा दिया जाता है, वो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो? तो ये समझना ज़रूरी होता है कि ये थोड़ा-सा लोकेशन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी काम करता, काम ज़रूर करता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी लगा दो। और प्लस वेदर अगर मान लीजिए उस जगह का हमेशा क्लाउडी रहता है, तब तो भूल ही जाइए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा समस्या है कि बेस्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए आप एकदम परफेक्ट जगह सहारा डेजर्ट पकड़ लेते हैं, या इंडिया का थार डेजर्ट पकड़ लेते हैं, या खूब बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स या वाटर रिजर्वायर सबको पकड़ लेते हैं, बेस्ट केस में भी आपको कुछ घंटे का ही वो पावर देता है, 6 घंटे से मैथमेटिकली अगर बात करें तो बात होता है कि 6 घंटे दिन में बहुत सारे घंटे बचे पड़े हैं भाई, मतलब समझिए 24 घंटे का एक दिन होता है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी स्टोरेज चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है। आपका प्लांट बनाने का बना लो, क्योंकि सोलर प्लांट हम लोग बनाना सीख गए हैं, सोलर फार्म बनाना सीख गए हैं, सोलर सेल बनाना सीख गए हैं, और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी एफिशिएंट होने लगा है, तो वो सारा समस्या सॉल्व हो चुका है, इतना मतलब उसका प्रचलन बढ़ गया कि ये समस्या सॉल्व कर दिया गया। लेकिन बात है कहाँ से उतना बड़ा एनर्जी स्टोरेज लाएँ कि जो कि आपका समझ लीजिए जितना प्लांट है उससे 3 गुना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे, मतलब अगर रिक्वायरमेंट है 100 मेगावाट का, तो 300-400 मेगावाट वो प्रोड्यूस करे, उसे स्टोर किया जाए और बाद में उसे सेल किया जाए। तो ये बहुत बड़ा सीरियस लिमिटेशन है सोलर के साथ। फिर आता है विंड का। विंड के साथ ये समझिए कि ये अच्छे जगह पे अगर सही जगह पे लगाते हैं तो 24/7 काम करता है, ये इसका सबसे बढ़िया बात है। लेकिन इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट अतई ज़्यादा होता है, यानी कि अंधा पैसा ये खाता है, बम बम बैंक में छेद कर देता है ये। इसीलिए ये मतलब ऐसा चीज़ नहीं है, जैसे सोलर मैं कहूँगा तो आप लोग अपने निकलेंगे, अगर मॉडरेट सिटी में भी रहते हैं तो अगल-बगल आपको दिखना शुरू हो गया होगा। मेरे छोटे टाउन में भी दिख रहा है, अहमदाबाद में जब मैं रिसेंटली था, वहाँ दिख रहा है, जबकि वहाँ लाइन नहीं भागता तो भी लोग सोलर कर रहे हैं, बैंगलोर में लोग कर रहे हैं। तो सोलर हर जगह फैलने लगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विंड क्यों नहीं आपको दिख रहा है? मतलब सरकार भी क्यों नहीं कर पाई? बात ये है कि ये सरकार को नुकसान हो जाए इतना, मतलब ये महँगा पड़ता है। मतलब आते बहुत बड़े-बड़े टरबाइन्स हैं, क्योंकि आजकल एक-एक टरबाइन आ रहा है 12 मेगावाट तक का, एक टरबाइन, और वैसा कई सारे टरबाइन इस विंड फार्म में लगाया जाता है। तो बहुत बम-बम पावर मिलेगा और वो 24/7 ऑलमोस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, आउटपुट जो है उसका वेरिएबल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए उसका नॉर्मल कैपेसिटी आपको मिल रहा है 50 मेगावाट्स, वो गारंटीड नहीं है 50 देता रहेगा। वो 20 तक नीचे करेगा, डिप कर सकता
है और 50 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन देता ज़रूर रहेगा। वो 24/7 अगर सही लोकेशन सेलेक्ट किया जाता है तो 24/7 हो जाता है। तो इससे मतलब एनर्जी स्टोरेज जो चाहिए ना वो थोड़ा आपको कम चाहिए। सोलर के कंपेयर में विंड में बहुत कम आपको एनर्जी स्टोरेज चाहिए। तो जहाँ मतलब सोलर के लिए आपको ऑलमोस्ट जितना प्लांट है उसका 3 गुना चाहिए, उतना कांस्टेंट आउटपुट देने के लिए उतना विंड में नहीं लगेगा। ये एक होता है। फिर अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, यानी कि अपना डैम सब हो गया, ये भी काफ़ी जगह पे लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बात है कि ये बहुत ज़्यादा लोकेशन स्पेसिफिक है, लेकिन इससे सबसे बढ़िया बात है, ये बेस लोड के जैसा काम करते हैं, यानी कि इस पे हमारी दुनिया काफ़ी सालों से रिलाई कर रही है और इस पे भरोसा किया जा सकता है और हमें पता है कैसे बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारा समस्या इसका सॉल्व किया जा चुका है। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं जा सकता। जैसे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में जो डैम है, उस डैम को देखा वो अराउंड 1.2 गीगावाट का था, जो कि काफ़ी बम पावर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा एक समस्या था कि उतनी नदी बची नहीं है, और चूंकि स्नोफॉल हर साल कम पे कम होते जा रहा है, नदी में कांस्टेंट पानी आने की जगह फ्लैश फ्लडिंग की मतलब मात्रा बढ़ती जा रही है। और वो डैम सबके लिए बहुत बुरा है, यानी डैम को समझिए ऑलमोस्ट अपना रिजर्वायर लगभग खाली रखना पड़ेगा कि फ्लैश फ्लडिंग हो तब रिजर्वायर भरे, और वो कब हो, कहाँ हो, किस महीने में हो, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो डैम सब भी अब एक खतरे वाले सिचुएशन में आ गए, और बहुत सारे छोटे छोटे डैम तो सीधा फेल हो गए हैं, क्योंकि अब पानी है ही नहीं। छोटे छोटे डैम्स का बहुत नुकसान हो रहा है। और स्टेबिलिटी ये सब एक मतलब सीरियस समस्या है, क्योंकि हर जगह देश में हर नदी के ऊपर अगर आप डैम बना देते हैं, वो पूरा देश को आप बर्बाद कर डालेंगे, क्योंकि उस मतलब समझिए फ्लडिंग जो होती है वो एक तौर का नेचुरल साइकिल है सॉइल को रिचार्ज करने का, वो आप बंद कर दे रहे हो। प्लस एक स्टेट में अगर आप डालते हो तो दूसरे स्टेट को पानी कम मिलने लगता है कि भैया आप तो रिजर्वायर में ही रख दे रहे हो सारा, तो दूसरा स्टेट क्या करे। तो ये समझ एक बहुत बहुत बड़ा समस्या है कि इसे बहुत बड़ा नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा औजार है, काम करता है, लेकिन इसको मतलब अंधेर नहीं किया जा सकता कि हर जगह लगा दो। बात होगा उस स्टेट के बाद लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा भैया कि आप तो पानी ही रोक दे रहे हो हमारे यहाँ का। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। अब बात है ये तीनों में से कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन तीनों को मिक्स कर देते हैं, ये तीन मैं बड़े बड़े बता रहा हूँ, ये तीनों को मिक्स कर देते हैं, तब आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसे मिक्स कैसे करेंगे? मिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको HVDC लिंक, यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक, और आपके ग्रिड स्केल का बैटरी चाहिए। बिना ये दो चीज़ के ये सबको जोड़ना ठीक से पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा करंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिस पे आप आंख मूंद करके बोल सकते हैं कि कई कई गीगावाट का फार्म को कमीशन किया जा सकता है। कई कई गीगावाट के मतलब चाइना वाला सबसे हाई पावर पे चल रहा है, अराउंड 12 गीगावाट का है। तो मतलब समझिए जो मैं देख के आया था उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा पावर का था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। तो इसलिए एक तो वो भी समस्या बन जाता है कि इकोसिस्टम को उतना आप तबाह कर सकते हैं, और गलती से वो डैम टूटा तो इतना बड़ा एरिया को वो फ्लडिंग करेगा कि हाँ सीरियस बात हो जाता है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन उसमें भी, इसीलिए बोल रहा है कोई भी परफेक्ट टूल इसमें नहीं है। विंड है तो विंड को थोड़ा लगाना होगा, सोलर है तो सोलर थोड़ा लगाना होगा, हाइड्रो डैम है थोड़ा हाइड्रो डैम लगा, तीनों मिक्स करेंगे तब जाके समस्या सॉल्व होगा। और उसके बाद भी कुछ थोड़ा अचार मसाला डालना पड़ जाएगा। तो बात करते हैं सबसे बड़ा मून शॉट हम लोग क्या ले रहे हैं इंसानियत के तौर पे। सबसे बड़ा मून शॉट है फ्यूजन के पीछे काम करना। अब बात यह है कि अगर फ्यूजन हम लोग अचीव कर लेते हैं मतलब रियल वर्ल्ड में, तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसका लोएस्ट बाय प्रोडक्ट है पर गीगावाट आवर। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें मतलब बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकलता। जैसे वो विंड टरबाइन के बारे में ही लिया जाए, विंड टरबाइन खुद कचरा बन जाता है, और खासतौर पे अब बहुत सारे अर्ली विंड टरबाइंस को रिटायर किया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि भैया उसको डिस्पोज कैसे करें। बड़ा बनाने का बना दे रहे हो, भैया उसको डिस्पोज कैसे करोगे? और आप उसे बनाते हो इतना हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त की हवा पानी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। खासतौर पे वो जो सी में डाला जाता है, तो उसको करेंगे क्या? उसे डिकम्पोज कैसे करेंगे? उसे मतलब रिसाइकिल करेंगे कैसे करेंगे? क्योंकि कंपोजिट रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, स्ट्रक्चरल मटेरियल रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। भले स्टील का रहता तो आप भले कुछ मेल्ट करके कुछ कर लेते, वो तो है ही नहीं, कंपोजिट है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बनता है कि विंड के साथ बाय प्रोडक्ट बनता है। सोलर के साथ अभी तक हम लोग का रिसाइकलिंग उतना हाई लेवल का पहुंचा नहीं, लेकिन गाड़ी खुल जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले 10-20 साल में वो हो जाएगा। जैसे कि लेड एसिड का पहला दिन से नहीं हो रहा था, बाद में अब जाके 100% रिसाइकलिंग तक पहुंच रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि हर इन मतलब सिस्टम है। और हाइड्रो डैम के बारे में तो इकोसिस्टम का डैमेज के बारे में तो बात ही नहीं करना है। तो यहाँ पे गीगावाट आवर्स में अगर आप बात कर रहे हैं, कई हज़ार गीगावाट आवर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें कितना बाय प्रोडक्ट निकलेगा ये सबसे कम है। अब बोलेंगे बाय प्रोडक्ट है ही क्या इसमें? सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट है जो मतलब रिएक्टर के अंदर का लाइनर है, वो हाई न्यूट्रॉन इन्वायरमेंट में, यानी कि वो खुद ब खुद रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि वो कितना साल तक टिकता है। तो आपको हर कुछ साल में उसका अंदर का कोर को जो है मतलब कोर का वॉल जो है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, और वो एक्सट्रीमली हैवी रेडियो एक्टिव मटेरियल बनेगा। और फिर जो इससे बाय प्रोडक्ट्स निकलता है वो थोड़ा टाइम तक रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन वो इतना कम है कि लगभग भुला सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे लोग के साथ खेलने नहीं दे सकते उसको, मतलब ऐसा बाय प्रोडक्ट भी नहीं है। मतलब जैसे हीलियम है, तो हीलियम ज़रूरी नहीं है कि हर हीलियम का आइसोटोप स्टेबल होता है। बहुत सारा हीलियम थोड़ा टाइम तक रेडियो एक्टिव रहता है, फिर चिल मारता है। और सेकेंडरी रेडिएशन का भी आपको खतरा रहता है कि कोई दूसरा चीज़ के कारण रेडियो एक्टिव ना हो जाए। तो ये सब इसीलिए न्यूक्लियर फिजिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है। तो वही समझिए कि रिएक्टर वॉल का मतलब एक कंटिन्यूस खपत होता रहेगा कि यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है वो।
तो बाय प्रोडक्ट के मामले में बहुत कम है, मतलब समझिए कुछ टन ये कचरा निकालेगा और कई हज़ार टन का काम कर देगा। तो ये सबसे बढ़िया बात है। ये 24/7 काम करता है, इसे हवा से लेना देना नहीं है, रात से लेना देना नहीं है, बल्ले-बल्ले काम करता है और प्लस इसमें थ्रॉटल भी बनाया जा सकता है। अभी के टाइम तो रिएक्टर चालू करना मुश्किल है, लेकिन फिज़िक्स कहता है कि आप इस पे थ्रॉटल लगा सकते हैं, यानी कि आप इसका पावर रेटिंग रेंज के हिसाब से कर सकते हो, यानी कि 12 मान लीजिए 12 गीगावाट का आपने बना दिया, तो हर टाइम 12 गीगावाट का खपत नहीं होता है और बेस लोड पावर प्लांट के साथ कई बार दिक्कत हो जाती है कि उसे स्लो डाउन करना मुश्किल होता है। इसको स्लो डाउन करना आसान होगा कि अच्छा 12 मेगावाट मतलब 12 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है, अभी डिमांड नहीं है, जैसे रात है ठंडा हो गया डिमांड नहीं है, एक काम करो तो घटा दो, 10 गीगावाट इसे प्रोड्यूस करो या उससे भी कम करो, ये थ्रॉटल पॉसिबल हो सकता है। इकोनॉमिक्स के लिए बात अलग है कि वो लोग थ्रॉटल करें या ना करें, लेकिन फिजिक्स अलाउ करता है। तो समझ रहे हैं, सबसे बम चीज़ है और ये अर्थ को साफ भी कर सकता है, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है कि धरती को साफ करना पॉसिबल हो जाए, यानी कि धरती में जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के सेक्वेस्टर करके कहीं रख सकते हैं। और ऐसा हम लोग अभी क्यों नहीं करते, क्योंकि बात है कि वो करने में बहुत एनर्जी लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड निकाले थे, उससे एनर्जी निकाले तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन हाइड्रोकार्बन था, वो हाइड्रोकार्बन में जो एनर्जी ट्रैप था, पोटेंशियल था, वो हमने निकाल दिया। अब बात यानी फिर से आपको उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड से किसी और चीज़ में बदलेगा। हम लोग को पता है ये कैसे करते हैं, बस समस्या ये है कि वो करने में एनर्जी आता है। एनर्जी कहाँ से लाओगे? ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो सब काम करने का कोई टेंशन है, मतलब यानी हम लोग पूरा धरती को फिर से साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, हर समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन इसका हकीकत ये है कि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी होता अगर ये काम करता। मैं बुढ़ा गया हूँ उसको देखते-देखते, मतलब जेनुइनली मैं 20 साल से जानता हूँ। बचपन से न्यूज़ सब में देख रहा था कि आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, ये देख रहे हैं और देख-देख के अब थक गया हूँ कि इट्स लाइक 60 सेकंड। और चाइना तो क्या मूर्ख बनाया लोगों को, आई रिस्पेक्ट इट एंड आई रिस्पेक्ट इवन दोज़ पीपल जो मूर्ख बन गए कि इट्स लाइक उसने रिएक्टर का नाम दिया सन रिएक्टर और लिटरली लोग मेरे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि इट्स लाइक चाइना ने सन कैसे बना लिया? इट्स लाइक रिएक्टर का नाम दे देने से वो काम करने लगता है, ऐसा थोड़ी, वो अभी भी कुछ सेकंड ही चलता है। तो बात वही समझिए कि हकीकत में अभी कोई फ्यूजन रिएक्टर किसी के पास नहीं है जो चलता है, चाहे किसी मिलिट्री के पास भी नहीं है। ये समझना बेहद ज़रूरी है, वो टॉप सीक्रेट ना नहीं काम करता, फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता इसको। इंजीनियरिंग हमारी उतनी अच्छी है ही नहीं कि इस लेवल का चीज़ को टच कर सके। तो इसीलिए मतलब समझिए पिछले 40 साल से लोग पड़े हुए हैं इसके पीछे और अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और अगर ये काम करता है, लेट्स से मान लीजिए जैसे काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये काम करता है, तो एक दूसरा समस्या आएगा कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी रखता है, यानी कि जैसे कि अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स का, वो हर देश इस्तेमाल करता है, चाहे इंडिया हो, लेकिन कितने देश के पास फैब्रिकेशन लैब है? आपको तुरंत झटका लगा होगा, भैया इंडिया पास तो फैब्रिकेशन लैब से नहीं है। बात वही समझिए, ये भी वैसा ही वाला समस्या बनाता है कि दुनिया में 200 देश हैं, हर देश को पावर चाहिए, लेकिन ये हर देश में लगाने लायक चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी मटेरियल है। मतलब पहली बात तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आपके पास उतने होने चाहिए जो उसे संभाल सकें। दूसरी बात, इसमें क्रायोजेनिक्स का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए। मतलब आप खुद सोचिए कितने देश में एमआरआई मशीन बनता है, बहुत कम देश में बनता है और ये एमआरआई का बहुत बड़ा भाई बाप है। मतलब एमआरआई में भी क्रायोजेनिक सुपर कंडक्टर मैग्नेट लगाया जाता है, इसमें भी लगता है। तो वही समझ लीजिए कि बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी है और वो कॉम्प्लेक्सिटी का कारण ये होता है कि कुछ ही देश 1-2 पीसी बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। जैसे मतलब अभी समझ लिए फैब्रिकेशन लैब का इतना डिमांड होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही जगह क्यों है? बात वही है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी वैसा ही है। तो और हम लोग इस पे क्या पैसा खर्च किए हैं या पैसा नहीं खर्च कर, पैसा बिलियंस में खर्च कर चुके हैं। मतलब 30-40 बिलियन तो सीधे समझिए यूएस अकेले खपत करा डाला है और बाकी फ्रांस भी, ग्रेट ब्रिटेन भी, इंडिया भी, सब देश मिला जुला के कई मतलब 100-150 बिलियन से ज़्यादा खपत करा चुके हैं। मतलब इतना पैसा डाला जा चुका है। अब बात है कि कब इसका मतलब चांसेस है कि ये काम कर सकता है। बेस्ट केस में कि एक रिएक्टर नेट पॉजिटिवली काम कर रहा है, बिजली प्रोड्यूस भी कर रहा है, वो होगा 2030 में। वो भी बेस्ट केस सिनेरियो जिसका मैंने तो अब हाथ ही धो लिया कि भैया चांसेस नहीं है कि वो भी हो जाए, बट मैं मनाना चाहता हूँ कि ये हो जाए। अब बात ये बनता है कि हमारे पास एक विडंबना है। विडंबना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर इस पे हम खर्च कर रहे हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि अगर ये काम करता है सारा समस्या सॉल्व, लेकिन अगर नहीं करता है तो आपने समय भी गंवा दिया और आपने पैसा भी गंवा दिया। तो बात है कि क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से अभी तो इस पे हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में सोलर एक मतलब इंडिया के केस में काफ़ी अच्छा टूल है। और आप कहेंगे उतना हमारे पास फार्म ये नहीं है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है जिसको डिस्पोज है, वो गलत तरीका है सोलर लगाने का। सोलर लगाने का बेस्ट तरीका है रूफ टॉप करना, क्योंकि उस जगह पे ज़मीन का ऑलरेडी ऑक्यूपेशन हो चुका है। जैसे मेरा ये घर है, इसके ऊपर अगर हम रूफ टॉप सोलर लगाते हैं, इस ज़मीन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़मीन पर घर था, घर पे मैं रह रहा हूँ, तो सोलर लगा देना यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन बोनस डालता है। ऐसे करके अगर आप पूरा अर्बन एरियाज को करते हैं, हो जाता है, पूरा देश का बिजली का निकलने लगेगा। और कुछ ही जगह पे जैसे कि आपका हाइड्रो डैम्स के पीछे जो रिजर्वायर होता है, वहाँ पे कई 100 एकड़ तक आपको जगह मिल सकता है। वहाँ सब पे आप लगा दीजिए, वहाँ से काफ़ी बम मिलेगा। रेगिस्तान मिला दीजिए, वहाँ से बम मिलेगा। तो सोलर अभी करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर में बहुत बड़ा सोलर फार्म बनाया जा सकता है। कई मेगावाट अभी वो ऐड कर सकता है, अभी, मतलब कल का नहीं, भविष्य
में नहीं कि हाँ प्लांट बनाने का काम भी स्टार्ट करो तो वो 10 साल लगेगा प्लांट बनने में, वैसा नहीं, आज करेंगे बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इंडिया में जो सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाया गया था, उसमें 1 से 1.5 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पर दिन हो रहा था। मतलब आज उनके पास 10 मेगावाट चालू करेंगे ट्रांसफार्मर जाएगा, अगले दिन 11, उसके बाद 12, 13, इस स्पीड से ग्रोथ कर रहे थे। ये हो चुका है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अडानी ने जब बनाया था। तो हिसाब वही समझिए कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो काम कर रहा है, परफेक्ट नहीं है, हर समस्या का समाधान नहीं करे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस तुरंत तो कम कर देगा, ऑन स्पॉट काफ़ी ज़्यादा बिजली बना देगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं रुक जाता हूँ 10 साल या 20 साल या प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50 साल तक हो सकता है, तो क्या धरती बची रहेगी 50 साल तक? तो यही इसका सबसे बड़ा अकीलीस हील है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बस काम नहीं करता है। तो ये है फ्यूजन वाला मून शॉट। और दूसरा मून शॉट है जिसपे अब नासा फिर से हाथ पैर मार रहा है, स्पेस सोलर। और यही देख के मुझे अब लग रहा है कि सही में नासा अगर ट्राई कर रहा है क्योंकि फ्यूजन स्पेस सोलर से 10 गुना बेटर ऑप्शन है, लेकिन नासा ट्राई क्यों कर रहा है? यानी उनको भी लग गया होगा भैया ये फ्यूजन ना हो पावे, उनको लग गया होगा कि वो लोग पहुंचे हुए मैथमेटिशियंस हैं, उनको लगा होगा भैया ये ना हो पावे, फ्यूजन ना हो पावे, तभी लोग इसमें सोलर पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पास भी वही बेनिफिट है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सिंक्रोनस स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी में एक जगह पर रहता है, सिंक्रोनस में वो अप डाउन होगा, लेकिन उसका एंगल ऐसा रखा जा सकता है कि वो कभी भी धरती का शैडो में ना जाए। आपका ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट जो होता है, जो जियो स्टेशनरी में होता है, उसका सबसे बड़ा समस्या रहता है कि साल में 2 बार वो समझिए 70 मिनट के लिए शैडो में चला जाता है, और उस टाइम उसको बैटरी पर चलना पड़ता है। और बाद में ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट बहुत एनर्जी खाता है, तो वो बैटरी एक लिमिटेशन बदलता है कि सब सैटेलाइट कई बार मतलब बैटरी खराब होने के कारण भी लटक जाते हैं। तो अगर आप जियो स्टेशनरी में डालते हैं काम जरूर करेगा, लेकिन 1-2 घंटा के लिए बंद हो जाएगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर जियो सिंक्रोनस में डालते हैं तो ये काम करेगा, बल्ले बल्ले करेगा, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और ये न्यूक्लियर के मामले में न्यूक्लियर से थोड़ा एक चीज़ इसका बेटर है कि इसमें एनर्जी आउटपुट जो है कम होगा। तो बोलेंगे वो बेनिफिट क्यों है? बात ये समझिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो आप कर रहे हैं उसकी तो एनर्जी 100% निकल रही है ना, मतलब 1 मेगावाट का उसका हीट था तो 1 मेगावाट हीट तो वो निकालेगा। अब बात है कि उसमें से सिर्फ आप बेस्ट के सिनेरियो 1 मेगावाट अगर उसमें था तो 0.23 मेगावाट या 0.30 मेगावाट, 0.30 मेगावाट आप निकाल पाओगे यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे वो सारा कन्वर्शन स्टेप जो इनएफिशिएंट है वो स्पेस में हो चुका है, यानी उसका हीट धरती में नहीं आ रहा है, और धरती में सिर्फ माइक्रोवेव भेजा जाएगा, और माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर मान लीजिए वहाँ से कई 100 गीगावाट डालते हैं तो कई 100 गीगावाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, और मतलब थोड़ा सा तो ऑब्वियसली वेस्ट इसमें होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट स्पेस में होगा। तो टोटल हीट आउटपुट जो हो रहा है, मतलब धरती का एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, वो कम रहेगा। तो इसका ये एक एडिशनल बेनिफिट है। और इसमें बहुत कंट्री अभी सीरियसली ध्यान दे रही है, जैसे कि जापान हो जाए, यूके हो जाए, यूएसए हो जाए। मतलब एकाएक ये इस प्रोजेक्ट को वापस से जान मिल गया। 1970 में सोचा जा रहा था और अभी रिसेंटली एकाएक करके सब लोग पढ़ गए कि क्या इसको सही में कर सकते हो, और जापान एक्चुअल डिज़ाइन बना रहा है जिसका वो प्रोटोटाइप लॉन्च करने के नज़दीक में है। तो ये समझिए। अब बात है कि ये किया कैसे जाएगा, मतलब छोटा छोटा डेमो बनाना, 1-2 मेगावाट निकालना वो बच्चों का खेलने का चीज़ होगा, लेकिन मतलब देश चलाना यानी कई 100 गीगावाट का अगर आप बात कर रहे हैं तो कैसे किया जाए? तो वो करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपके पास होना चाहिए लार्ज रीयूजेबल रॉकेट। और यही बदला कि चूंकि स्पेसएक्स ने फाल्कन ये स्टारशिप बनाना शुरू कर दिया और इसमें स्पेस ये मतलब नासा को पोटेंशियल दिखा, तब जाके वो लोग मैथमेटिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। पहले इनका मैथमेटिक्स था स्पेस शटल पे, स्पेस शटल फ्लॉप कर गया था, और बात तक स्पेस शटल बहुत कम था, 20 टन तक था। तो स्पेस शटल में हो गया कि भैया नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर 50 टन 20 टन को 50 टन में बदल दिया जाए, आप बोलेंगे ये लोग क्लेम तो कर रहे हैं इससे ज़्यादा। बात है क्लेम करने का तो कोई भी कर ले रियल वर्ल्ड का, लेकिन उनका मैथमेटिक्स था कि अगर 50 टन से ज़्यादा आप बार बार लॉन्च कर पा रहे हो रिलायबली, यानी साल भर में 50 लॉन्च के आसपास, और दाम कम है, जो कि स्पेसएक्स उस मामले में बहुत अच्छा है, दाम घटा ही देता है वो। तो वो सब अगर कर लेते तो ये बना पाना फीजिबल हो जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग जो है हमारे पास एक तौर से है, बस बजटिंग का दिक्कत है। तो वो एक तौर से ये किया जा सकता है, लेकिन फिर इसमें वही दिक्कत है कि कुछ ही देश इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोच लीजिए कितने देश के पास रियूजेबल रॉकेट है? जवाब आएगा एक के पास। तो हिसाब वो है स्पेस सोलर। दूसरा ये, और इस पे जितना लोगों का खर्च हो रहा है ना, मेरे को इसीलिए डाउट होने लगा कि ये फ्यूजन प्रोजेक्ट पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि जापान क्यों खर्च करेगा? क्यों यूनाइटेड किंगडम खर्चा? दोनों पार्टी मेंबर पार्टी हैं आईटर प्रोजेक्ट में, यानी कि वहाँ पे बम बम पैसा डाल रहे हैं। तो बात है उनको लगा होगा कि भैया ये ना हो पावे। तो मुझे इसीलिए अब न्यूक्लियर फ्यूजन से और मतलब मेरा हाथ खींच गया कि भैया ये हमको लगता नहीं है होने वाला सक्सेसफुल। तो बात करते हैं ये जो डिसीजन लिया जाएगा आने वाले टाइम में कोई भी देश, ये बहुत इंपैक्टफुल डिसीजन होगा, यानी कि ये डिसीजन आज लिया जाएगा और भविष्य को अफेक्ट करेगा। तो ये मामले में बहुत सावधानी बरतना है, क्योंकि फेल प्रोजेक्ट जो है बहुत हार्मफुल है, सिर्फ पब्लिक के लिए भी और फंडिंग के लिए भी। फंडिंग कट करता है। जैसे कि अगर आप एक कचरा फेल प्रोजेक्ट लगा देते हैं, जैसे सोलर रेलवे कंपनी ने बनाया, लगाया, करोड़ रुपया में आग लगा दिया, अगर इसके जगह पे जैसे ये थैंकफुली कुछ लोग समझदार थे जो करने लगे कि भैया
हमारे पास पार्किंग स्लॉट बहुत 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 ज़्यादा पार्किंग स्पेसेस है, उसके ऊपर अगर सोलर फार्म लगा देते हैं, ज़मीन ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है, ऑलरेडी उस पे कंक्रीट डाला जा चुका है, तो ऑलरेडी उसको डबल यूज़ क्यों ना कर ले, गाड़ी नीचे ठंडा भी रहेगा, बल्ले बल्ले, बिजली भी बनेगा, अति बल्ले बल्ले। तो ये मतलब आप कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में जो पार्किंग एरिया है, बस वाला पार्किंग एरिया, वहाँ पे भी यही किया गया है। ये स्मार्ट है, ये करेंगे लोग, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आने से लोग और करेंगे, उससे और इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। लेकिन ये करने से लोग गुस्सा आ जाएंगे, बोले सोलर तो मूर्ख बनाता है यार, कह दिया था इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सारी सोलर प्लांट्स की फंडिंग कट जाएगी। और ये हो चुका है, सोलर रोडवे अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा, गधे पे गधे लोग इस पर, हम पैसा डुबा के रहेंगे, चाहे चाइना बनाए, चाहे फ्रांस बनाए, चाहे यूएसए बनाए, हम पैसा डुबा के ही रहेंगे। तो ये बहुत नुकसानदायक है, मतलब, और इससे सोलर का रेपुटेशन खराब होता है कि सोलर कहने को तो कह देते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अरे भैया नॉर्मल तरीके से यूज़ करो ना, बम बम बिजली देगा, ये नौटंकी ना करो। तो ये एक सीरियस बात है कि खराब फेल प्रोजेक्ट नुकसान करता है। दूसरा, और कई बार लोग हमसे पूछते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन के एकदम शुद्ध अगेंस्ट हूँ, मैं क्या छोड़, इलॉन मस्क भी है, और जितने लोग ढंग से एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, भैया हाइड्रोजन से ना हो पाए। तो बात है कि हाइड्रोजन पे ह्यूंडई क्यों काम कर रहा है, टोयोटा क्यों काम कर रहा है, उसे कहा जाता है संकन कॉस्ट फैलेसी। यानी कि 1970s में जब ऑयल एम्बार्गो हो रहा था, मतलब यूएसए की फाड़ दी गई थी, तो उन्होंने लगा कि सब अटेम्प्ट किया, सब चीज़ ट्राई करो। तो एलजी बायोफ्यूल पे भी रिसर्च चल रहा था और हाइड्रोजन पे चल रहा था। और हाइड्रोजन का मतलब नासा वाला डिपार्टमेंट ने फ्यूल सेल का डेवलपमेंट कर लिया था, जो अपोलो प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया गया था और आपका स्पेस शटल में भी यूज़ किया जाता था। तो बात तक कि आइडिया था उनके पास, तो बोला कि क्यों ना इससे ये कुछ किया जाए, बात है करने का कर लिया है, इससे जेट प्लेन तक उड़ाया गया है, रॉकेट्स उड़ाए जाते हैं हाइड्रोजन से। तो पता है हाइड्रोजन क्या है, बस बात ये होता है कि घूम फिर के वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, सब लोग बनाए, सब पिट गए, सब शांति से हाथ खड़ा कर दिए कि भैया इससे नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा सिंपलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाओ ना। तो बात है वो सब कंपनी का क्या होगा, जैसे कि होंडा हो चाहे टोयोटा हो, जिन्होंने करोड़ों अरबों खर्च कर दिया, वो क्या करें, वो संकन कॉस्ट फैलेसी में चल जाता है कि इसे हमें बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कई बिलियन डॉलर का घाटा उठा लेंगे, इसीलिए वो उसको पुश करेंगे मार्केट में। और अगर सेलर अच्छा है, वो मूर्ख बना सकता है कि जैसे कि आपको हाइड्रोजन में बोल देगा कि हाइड्रोजन में 130 की मेगा जूल पर किलोग्राम है। ये बात एकदम 100% सत्य है, इसीलिए आप मूर्ख बन भी जाएंगे बस, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि थप्पड़ मार के कि भैया 1 लीटर में कितना आता है। लिक्विड हाइड्रोजन का भी सिर्फ 8 मेगाजूल पर लीटर होता है, तब आप थोड़ा जमीन पे आओगे, और उसे डीजल से कंपेयर करेंगे, डीजल में आता है भैया 35। तो समझ रहे, इसीलिए बोल रहे कि संकन कॉस्ट फैलेसी का, इसीलिए कई बार लोग थोड़ा मूर्ख बन जाते हैं, अरे वो कंपनी तुमसे ज़्यादा जानती है। अरे भैया वो संकन कॉस्ट फैलेसी में फंस गए हैं, वो डूबते डूबते भी नहीं उसको छोड़ सकते। ये हो चुका है, अच्छे अच्छे देश के साथ हो चुका है। इसी जैसे बोले ना, फ्रेंच वाली कंपनी ने क्यों इसको बनाने के बाद भी फिर इसी का टेक्नोलॉजी बेच रहा है, जो उनको पता नहीं काम करेगा, खर्च कर दिए बनाने में, उसका पैसा तो कहीं से निकालना पड़ेगा ना। तो बात वही रहता है। और बैड मूव जो करना, जैसे इस तरह का काम करना या हाइड्रोजन जैसा नौटंकी करना, ये प्लानट के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इस पर आप जितने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, रिसोर्सेज धरती से निकाला जाता है, एक बार निकाल दिया उसमें कार्बन फुटप्रिंट आ गया, अगर वो वेस्ट हो जाता है तो वो नुकसानदायक, मतलब कार्बन आपने फ्री कर डालिया, कुछ उससे काम का भी निकला। ये बात एकदम सही है कि सोलर पैनल को बनाने में भी कार्बन फुटप्रिंट आता है, लेकिन वो हम लोग इतना फाइन ट्यून कर चुके हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, सब चीज़ करते करते उसका फुटप्रिंट बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए 100 किलो का फुटप्रिंट आपका आता है इस गाड़ी से, इसके जगह पे अगर आप नॉर्मल मतलब ये कर लेते, सोलर फार्म बना देते, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी देता है, ये नहीं देगा। तो इसीलिए हार्मफुल डिसीजन लेना प्लेनेट के लिए भी नुकसानदायक कर देता है। तो आगे हमें क्या करना है, हमें विजडम लेना है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग समझदारी से डिसीजन नहीं लेते आने वाले कुछ साल में, हम ही लोग को मुँह की खानी पड़ेगी, बहुत ज़ोर से खाना पड़ेगा, बहुत दर्द होगा। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मून शॉट प्रोजेक्ट वर्सेस जो हमारे पास अभी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकर कुछ मतलब सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को शेयर कर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।